स्वागत है आपका जून 2023 की मंथली मैगजीन में एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष। और अब इसका हम 7वां पिलर जो है वो पढ़ेंगे। तो ये रहा 7वां पिलर और इस 7वें क्षमा कीजिएगा 6ठा पिलर है। इस पिलर का नाम है सामाजिक मुद्दा सोशल इशू। सोशल इशू से रिलेटेड जून 2023 में क्या क्या मुद्दे जो हैं चर्चा में रहे थे, क्या क्या ऐसा करंट अफेयर है। पहला है सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। गरिमापूर्ण कार्य को हम डिसेंट वर्क कहते हैं। तो डिसेंट यानी गरिमापूर्ण। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एडवांसिंग सोशल जस्टिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। अब सामाजिक न्याय के बारे में जानते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि तात्पर्य ये है कि निष्पक्षता, समानता व अपनी बात कहने और निर्णय लेने के अधिकार और अपने जीवन का विकास करने वाले साधन से हैं। यानी निष्पक्ष, समानता के साथ और निर्णय लेने के अधिकार और अपने जीवन के विकास से संबंधित कोई भी न्याय सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय के आयाम जाने तो आप इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं कि सार्वभौमिक मानवाधिकार और क्षमताएं जो हैं वो सामाजिक न्याय के आयाम होती हैं। इसके अलावा अवसरों तक समान पहुंच भी सामाजिक न्याय के आयाम में आती हैं। इसके अलावा जस्ट ट्रांजिशन और उचित विवरण ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकार और क्षमताएं यानी कि यथोचित जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जो हैं वो मानवाधिकार और क्षमताओं के अंतर्गत सामाजिक न्याय के आयाम के रूप में गिनी जाती हैं। अवसरों तक समान पहुंच यानी सार्थक कार्य प्राप्त करने और समाज में योगदान करने का अवसर जो है सामाजिक न्याय के आयाम के अंतर्गत आता है। उचित विवरण समाज में सबसे वंचित या कमज़ोर लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक समृद्धि के लाभों का उचित वितरण करना। इसके अलावा जस्ट ट्रांजिशन यानी कि वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकीय और पर्यावरण आदि से जुड़े परिवर्तन। अब देखिए हम सामाजिक न्याय का तात्पर्य समझते हैं आगे। तो सामाजिक न्याय जैसे मैंने बताया निष्पक्षता, समानता, अपनी बात कहने या निर्णय लेने का अधिकार और अपने जीवन का विकास करने वाले साधन से हैं। ऐसे साधन को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। इसके 4 आयाम हैं जैसे मैंने बताया और आपने देख भी लिए, ठीक है। अब सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य क्या होता समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसके अनुसार गरिमापूर्ण कार्य से तात्पर्य है स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, मानवीय गरिमा की स्थिति में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उत्पादक कार्य से, ठीक है। ऐसा कार्य जो स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, मानवीय गरिमा को बनाए रखे वो होता है सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य, ठीक। सभी के लिए गरिमापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना सतत विकास का एक अनिवार्य पहलू है क्योंकि निम्नलिखित के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अब सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है गरिमापूर्ण कार्य और किसके माध्यम से देता है। जैसे ये निम्न आय वाले परिवारों के लिए जीवन यापन हेतु पर्याप्त पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लिए जो है गरिमापूर्ण कार्य, डिसेंट वर्क अनिवार्य हैं। इसके अलावा कमज़ोर वर्गों को भौतिक कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करता है। इसके अलावा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा लोगों को गरिमा के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। वर्ष 2015 में ILO ने गरिमापूर्ण कार्य एजेंडा, डिसेंट वर्क एजेंडा लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 8 को प्राप्त करने में मदद करना है। ज्ञातव्य है कि लक्ष्य 8 गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि से संबंधित हैं। अब सबसे पहले हमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन चूँकि जैसा कि जानते हैं इंटरनेशनल लेवल का ये श्रम संगठन है। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में स्थित है। इसकी उत्पत्ति 1919 में वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में हुई थी, ठीक है। इस संधि के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और वर्साई की संधि के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह संधि इस विश्वास को प्रतिबंधित करती थी कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति केवल तभी हासिल की जा सकती है जब सामाजिक न्याय पर वो आधारित हो। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और UN के बारे में जानें तो वर्ष 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया। 1946 में बना। 1919 में वैसे इसकी स्थापना हो गई थी लेकिन 1946 में आते ये ILO जो है यूनाइटेड नेशंस का एक विशेष एजेंसी के रूप में
बना। त्रिपक्षीय संरचना देखें तो ये श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ये सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट मंच प्रदान करता है। 4 रणनीतिक उद्देश्य कार्यस्थल पर मानकों और मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को बढ़ावा देता है। गरिमापूर्ण रोजगार और आय के लिए अधिक अवसर पैदा करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, त्रिपक्षवाद और सामाजिक संवाद को मजबूत करना। 101 इसके 187 सदस्य हैं। प्रमुख रिपोर्ट्स में देखें तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेब रिपोर्ट, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखिए सामाजिक न्याय और गरिमा पर कार्य, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। और वर्ष 2015 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने गरिमापूर्ण कार्य एजेंडा यानी डिसेंट वर्क एजेंडा लॉन्च किया था। 2015 में ILO ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा के 8 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। ज्ञातव्य है कि लक्ष्य 8 जो हैं, 8 लक्ष्य नहीं, लक्ष्य 8 जो है उसको प्राप्त करने में मदद करना है। ज्ञातव्य है कि लक्ष्य 8 जो है गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि से संबंधित हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और गरिमापूर्ण कार्य से ये यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में ये कार्य हैं। सामाजिक न्याय प्राप्त करने में चुनौतियाँ, बदतर सामाजिक स्थिति। ILO के अनुसार 2022 में 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। साथ ही 2020 में 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में जुड़े हुए थे। इसके अलावा 2021 में लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता में जी रहे थे। ये लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों जुटाने में भी असमर्थ हैं। इन बुनियादी ज़रूरतों में सुरक्षित पेयजल, भोजन एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं आश्रय स्थल हैं। श्रम की अत्यधिक असुरक्षा। ILO के हालिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर 4 बिलियन से अधिक लोगों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा वैश्विक कार्यबल का 60% से अधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है। इसलिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों की तुलना में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों के गरीबी में रहने की संभावना 2 गुनी है। अनियत कार्य यानी कॉजुअल वर्क बहुत अधिक विस्तृत है और उनका प्रचलन बढ़ रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण नौकरियों, आजीविका और उद्यमों पर खतरा बढ़ रहा है। अत्यधिक असमानता और इसमें निरंतर वृद्धि। वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की संख्या में लगभग 20% कम कमाती हैं। जब लैंगिक भेदभाव किसी अन्य भेदभाव जैसे कि नस्ल, दिव्यांगता और प्रवासी स्थिति से जुड़ता है और वेतन में अंतर आता है तो और अधिक बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी लोक सेवाओं और अन्य सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश की कमी भी असमानता को बढ़ावा दे रही है। कमज़ोर होते सामाजिक अनुबंध। राष्ट्रीय अभिशासन के प्रति असंतोष और उसमें विश्वास की कमी बढ़ रही है। साथ ही समाजों के भीतर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण एकजुटता कमज़ोर हो रही है। बढ़ते संकट, महामारी, मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाओं, रूस यूक्रेन युद्ध आदि के कारण मौजूदा असमानताओं तथा अन्याय में और अधिक वृद्धि हुई है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के दिशा में आगे की राह क्या हो सकती हैं, ये समझेंगे। इसको हम समझते हैं। देखिए आगे के हम क्या कर सकते हैं। तो गरिमापूर्ण कार्य तक पहुंच सुनिश्चित करा सकते हैं। सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से नौकरियां सृजित की जा सकती है और साथ ही ऋण बोझ जैसे मैक्रो इकोनॉमिक असंतुलन का समाधान किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों के बाहर गरिमापूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार का विविधीकरण महत्वपूर्ण है। इसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है। उदाहरण के लिए कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र। इसके अलावा भूमि और ऋण जैसे उत्पादक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से जुड़ी महिलाओं के लिए लाभदायक हैं। जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन रणनीतियों में रोजगार उद्देश्यों और सामाजिक सुरक्षा नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी को नियमित करने से मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही इन मजदूरों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका कवरेज व्यापक होना चाहिए। इसमें कृषि कामगारों, घरेलू कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही अनुपालन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास जो है बहाल करना, ये भी पहल होनी चाहिए। देखिए सरकारें, नियोक्ता संगठन, श्रमिक संगठन नीतियों के निर्माण होने पर सामाजिक संवाद में शामिल हो सकती हैं। इससे साझा समाधान प्राप्त करने के लिए विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी में उचित परिवर्तन, डेटा गोपनीयता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पूर्वाग्रहों के जोखिमों जैसा कि भेदभाव पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन, यह सामाजिक न्याय को एक वैश्विक नीति अनिवार्यता के रूप में अधिक महत्व प्रदान करेगा। इसके लिए अधिक बहुपक्षीय सहयोग और नीतिगत सुसंगतता की आवश्यकता होगी। अन्य जीवन चक्र के दौरान लोगों की सुरक्षा करना, बचपन में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना आदि
ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब हम संक्षिप्त सुर्खियों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कार्य को न्याय संगत तब माना जाएगा जब क्या क्या सामने आता है, यह सभी के लिए समान अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करता है तो उसे न्याय संगत कार्य माना जाएगा। इसके अलावा वह रोजगार के सुरक्षित स्वरूप और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को गारंटी देता है तो वो न्याय संगत कार्य माना जाएगा। जब वह एक उचित आय प्रदान करता है तो वह न्याय संगत कार्य माना जाएगा। जब वह कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखता है तो वह न्याय संगत कार्य माना जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी अपनी चिंताएं व्यक्त करने और संगठित होने के लिए स्वतंत्र हो तो फिर वो न्याय संगत कार्य माना जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्तिगत विकास की समानताएं प्रदान करता हो और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता हो तो फिर वो न्याय संगत कार्य माना जाएगा। अब हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर बढ़ जाते हैं। संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स में पहली हैं सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी NIF, ये SDG के लिए NIF क्या है समझते हैं इसको। तो NIF फॉर SDGs, ठीक। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ SPI, तो मिनिस्ट्री ऑफ SPI यानी सांख्यिकी और कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम और प्रोग्राम हो जाएगा। और सांख्यिकी को क्या कहते हैं हम, सांख्यिकी को क्या कहते हैं, सांख्यिकी को स्टैटिक्स कहते हैं। तो फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय बना तो इसको कह देंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। इसने सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी कि NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ SPI, इसने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जो है जारी की है। मिनिस्ट्री ने SDG के गोल्स और टारगेट्स की निगरानी के लिए ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी GIF तैयार किया गया है। GIF को इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडिकेटर्स IAEG SDG ने तैयार किया है। तो इंटर एजेंसी यानी IA एंड एक्सपर्ट ग्रुप यानी EG, तो इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG। तो SDG इस इंडिकेटर्स पर इंटर एजेंसी और एक्सपर्ट ग्रुप जो हैं उन्होंने मिलकर के तैयार किया है। IAEG SDG कई देशों से मिलकर बना है। इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि UNSC द्वारा स्थापित किया गया था। भारत ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से 2021 से 2023 की अवधि के लिए 2021 से 2023 की अवधि के लिए इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडिकेटर्स में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व भारत ने किया है, ठीक है। IAEG SDG का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है, भारतवर्ष 2015 से 2017 और 2017 से 2019 की अवधि के दौरान लगातार 2 बार IAEG SDG का सदस्य भी रह चुका है। वर्तमान में GIF यानी कि ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 231 विशिष्ट संकेतकों सहित 248 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। 231 विशिष्ट है, उसमें 248 टोटल संकेतकों का उपयोग GIF में यानी कि ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है NIF वो भी होता है और इसकी रिपोर्ट जो है भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो ये है। अतः इसके अंतर्गत डेटा संग्रह और संकेतकों पर रिपोर्ट करने का काम जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाता है। इस प्रयास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 2018 में एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी कि NIF तैयार किया था। 2018 में ये NIF तैयार किया था और जैसा कि मैंने बताया GIF जो है इसको भी तैयार किया गया है।
NIF उन संकेतकों को शामिल करता है या NIF में वो संकेतक आते हैं जो SDG के वैश्विक संकेतकों के लक्ष्य है। इसके अलावा उसमें ऐसे संकेतक भी शामिल हैं जो दुनिया की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इसमें प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा स्रोतों, अलग अलग सर्वेक्षणों से प्राप्त की गई जानकारी, आंकड़े, प्रशासनिक डेटा, विभिन्न जनगणना के आंकड़े, उनकी अवधि का भी उल्लेख किया जाता है। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के समान ही NIF परिवर्तनशील भी है। GIF की तरह NIF भी क्या है, परिवर्तनशील है। ज़रूरत के अनुसार इसमें नए नए आयाम को शामिल किया जाता है। वर्तमान NIF 2023 में 284 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं। GIF में जो है जैसे मैंने बताया 248 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। NIF 2023 में भारत द्वारा SDG की दिशा में प्रगति का विश्लेषण किया है। साथ ही इसमें डेटा संबंधी उन कमियों को भी उजागर किया गया है जिनको दूर करने से SDG की प्राप्ति की दिशा में प्रगति और बेहतर निगरानी की जा सकती है। वर्ष 2019 में मंत्रालय ने संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क यानी कि SIF विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर उसे प्रसारित भी किए थे। 2019 में SIF के लिए भी बात यहाँ पर बनी है। SDG NIF प्रगति रिपोर्ट 2023 में मुख्य निष्कर्षों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट का संदर्भ लें। आप परिशिष्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरी सुर्खी जो है वो है लैंगिक अंतराल यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। ये जेंडर गैप को कैसे निर्धारित करती है, ध्यान दीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है। नवीनतम लैंगिक अंतराल यानी जेंडर गैप रिपोर्ट या सूचकांक के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत ने 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त किया है। 146 में से 127वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर था। वर्ष 2022 में 135 में था जेंडर गैप रिपोर्ट में यानी GGR में, और GGR में 135 पे 2022 में था, लेकिन अब 127 पे पहुंच गया। 146 में से जो भारत है, ये नई रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट है ये। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF जिसको कहते हैं, उसने ये लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है 2023 जारी की है। इस प्रकार भारत ने लैंगिक समानता स्तर में 1.4 बिंदुओं और 8 स्थानों का सुधार किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। लैंगिक असमानता को कम करने की जो वर्तमान गति है, उस गति को पूर्ण समानता तक पहुंचने में 131 वर्ष लग जाएंगे। लैंगिक सूचकांक में आइसलैंड 91.2 जो है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, आइसलैंड ने। इसके बाद नॉर्वे 87.9%, फिर फिनलैंड 86.3%, ये इनके शीर्ष स्थान पे हैं। भारत में शिक्षा नामांकन मापदंड में बेहतर लैंगिक समानता प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर मानदंड में केवल 36.7% ही समानता स्तर प्राप्त किया है। राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंड में मात्र 25.3% समानता स्तर प्राप्त किया है। लैंगिक समानता के मामले में बांग्लादेश 59वां, भूटान 103वां, चीन 107वां, श्रीलंका 115वां और नेपाल 116वां का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। यहाँ पर मज़ेदार बात ये है, बांग्लादेश का 59वां स्थान रहा है। ठीक है, प्रदर्शन भारत से बेहतर है। अब भारत में लैंगिक समानता में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें देखें तो आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य व उत्तरजीविता में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी योजनाएं हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहलें आरंभ की, जैसे समग्र शिक्षा पहल, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सारी योजनाएं हैं। राजनीतिक भागीदारी में सुधार के लिए पहले जो हैं, सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें जो हैं आरक्षित की हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षित की हैं। जेंडर गैप इंडेक्स के मापदंड देखें तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सारे कारक जो हैं जेंडर गैप को प्रभावित करते हैं। अब देखें लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक रिपोर्ट 2023, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI रिपोर्ट जो है इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने GSNI रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस सूचकांक का विषय ब्रेकिंग डाउन जेंडर वॉइसेज, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी। ठीक, GSNI में क्षमताओं और अधिकारों में लैंगिक समानता से संबंधित विश्वासों, पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। साथ ही इसमें लैंगिक असमानता के मूल कारकों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। GSNI यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यानी लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक
तो GSNI में यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में 4 प्रमुख आयाम और उसके संकेतक शामिल किए गए हैं। ठीक, अब 4 कौन कौन से शामिल हैं? एक तो राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता। संकेतक देखें, राजनीतिक रूप से कौन कौन से संकेतक शामिल है जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स के आयाम और सूचकांक में शामिल हैं, यानी कि लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक रिपोर्ट जो है उसमें शामिल हैं। तो राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना आवश्यक है। पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिज्ञ साबित होते हैं। ठीक, इसके अलावा शैक्षिक देखें तो विश्वविद्यालय महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक विश्वविद्यालय महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महिलाओं की तुलना में पुरुषों का नौकरी पर अधिक अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की तुलना में पुरुष व्यवसाय के बेहतर संचालक होते हैं। इसके अलावा शारीरिक स्वायत्तता देखें तो इंटीमेंट पार्टनर द्वारा के साथ हिंसा, जनन संबंधी अधिकार की स्थिति, ये सारी जो हैं स्थितियाँ शारीरिक स्वायत्तता से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक रिपोर्ट जो है ये है GSNI यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स क्षमताओं और अधिकारों में लैंगिक समानता से संबंधित विश्वासों, पक्षपातों, पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। और GSNI में इन रिपोर्ट्स को शामिल किया गया है। जैसे राजनीतिक रूप से पुरुष क्या चाहते हैं? पुरुष चाहते हैं कि लोकतंत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना आवश्यक है। लोकतंत्र में महिलाओं को मिलना आवश्यक है। ठीक, ये राजनीतिक रूप से चाहते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिज्ञ साबित होते हैं। इसके अलावा देखिए विश्वविद्यालयों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे शैक्षिक स्तर पर पुरुष चाहते हैं या इसमें दर्शाया गया है। अब GSNI के चारों चरण जो हैं, चारों आयाम जो है मैं बता चुका हूँ, उनके संकेतक शामिल हैं। इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हैं प्रत्येक संकेतक 1 या 0 का मान होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो उसका मान 1 होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, GSNI यानी कि ग्लोबल सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में 4 प्रमुख आयाम हैं और कौन कौन से बता चुका हूँ। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स को वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे से 7 प्रश्नों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर निर्मित किया गया है। इन 80 देशों और राज्य क्षेत्रों से डेटा उपयोग करके 7 संकेतकों का सृजन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह सूचकांक विश्व की 85% जनसंख्या को कवर करता है। सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो 10 में से 9 पुरुष और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। 10 में से 9 पुरुष भी और महिलाएं भी। 10 में से 9 पुरुष और महिलाएं जो हैं वो महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लगभग 50% लोगों का मानना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर राजनीतिज्ञ होते हैं। साथ ही 40% लोग मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अच्छी व्यावसायिक कार्यकारी नहीं बनती। इसके अलावा पक्षपातपूर्ण लैंगिक सामाजिक मानदंड, लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाने SDG गोल जो हमारा 5वां है उसमें प्रमुख बाधा है। इसके अलावा निम्न और उच्च मानव सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI वाले सभी देशों में लैंगिक पूर्वाग्रह देखा गया है। लिंग आधारित सामाजिक मानदंडों के बने रहने के कारण क्या क्या हैं? तो बने रहने के कारण एक तो माता पिता के व्यवहार के कम उम्र से ही लिंग आधारित मानदंडों का समाजीकरण होना। ठीक, इसके अतिरिक्त शामिल है भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं और लिंग आधारित अनुक्रम का संस्थानीकरण होना। इसके अलावा सामाजिक स्वीकृति जिसमें सामाजिक मानदंडों का पालन करने वाले आचरण को पुरस्कृत सम्मानित किया जाता है। आधुनिक दास्ता देखें, मॉडर्न स्लेवरी, तो हाल ही में प्रकाशित एक नए सूचकांक के अनुसार भारत समेत G20 समूह के देश आधुनिक दास्ता को बढ़ावा दे रहे हैं। वॉक फ्री फाउंडेशन ने वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 जारी किया है। ये सूचकांक 160 देशों में आधुनिक दास्ता मॉडर्न स्लेवरी की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और वॉक फ्री और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM, इंटरनेशनल प्रवासन संगठन यानी कि IOM, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इनके द्वारा जारी की गई डेटा का उपयोग करता है। आधुनिक दास्ता शोषण की ऐसी परिस्थितियों को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति डर, हिंसा, दबाव, छल और ताकत के दुरुपयोग के कारण न तो कार्य करने से मना कर सकता और न ही कार्य छोड़ कर जा सकता है। आधुनिक दास्ता एक व्यापक शब्दावली है जिसमें दमन के अलग अलग तरीके शामिल होते हैं। ठीक है,
दमन के कौन कौन से तरीके शामिल होते हैं? जैसे आधुनिक दास्ता के आयाम देखें तो इसके बलात् श्रम है, मानव तस्करी है, दास्ता और दास्ता जैसी प्रथाएं हैं। बलात् श्रम में लैंगिक शोषण, घरेलू दास्ता, बाल मजदूरी के घृणित रूप, और मानव तस्करी में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मानव तस्करी। तो इसके अलावा दास्ता और दास्ता जैसी प्रथाएं जो हैं तो तीसरा इसका सेक्टर है। तो दास्ता और दास्ता जैसी प्रथा में जबरन विवाह, ऋण दास्ता, बच्चों का सैनिक के रूप में उपयोग। अब इनके बीच कुछ कॉमन क्षेत्र भी हैं, जैसे बलात् श्रम और दास्ता जैसी प्रथाओं के बीच का कॉमन क्षेत्र क्या है? जबरन विवाह के परिणाम के रूप में बलात् श्रम। ठीक, इसके अलावा बलात् श्रम और मानव तस्करी के रूप में क्या साथ में कॉमन आता है कि श्रम संबंधी शोषण और लैंगिक शोषण के लिए तस्करी। ठीक, इसके अलावा मानव तस्करी और दास्ता जैसी प्रथाओं से जुड़ा क्या है? दास्ता और दास्ता जैसी प्रथाओं के लिए तस्करी। तो ये बेहद काम का इन्फोग्राफिक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक्स देख लें। सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। वर्ष 2021 में प्रतिवेदन लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता की स्थितियों का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद से 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। सूचकांक के बिंदुओं पर नजर डालें तो 50 मिलियन में से 28 मिलियन लोग बलात् श्रम और 22 मिलियन लोग जबरन विवाह के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। भारतीय सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं, जहां सर्वाधिक 11 मिलियन लोग बलात् श्रम के लिए विवश हैं। इसके बाद चीन और रूस का स्थान आता है। आधुनिक दास्ता का सर्वाधिक प्रचलन उत्तर कोरिया में है और इरिट्रिया दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक उत्तर कोरिया में, इरिट्रिया दूसरे स्थान पर, और इसका सबसे कम प्रचलन जो है स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। स्विट्ज़रलैंड जो है लास्ट स्थान पर है और सेकंड लास्ट स्थान पर जो है वो आता है नॉर्वे। उत्तर कोरिया फर्स्ट स्थान पे और सेकंड स्थान पे इरिट्रिया। भारत जो है अच्छे स्थितियों वाले लोगों में आता है, जैसे 11 मिलियन लोग जो हैं बलात् श्रम के कारण विवश हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ। दास्ता के प्रमुख कारक जलवायु क्षरण, लैंगिक असमानता, कोविड-19 और संघर्ष। सूचकांक में प्रमुख सिफारिशें की गई। अलग अलग स्तरों पर आधुनिक दास्ता की पहचान करते हुए उनके प्रति कार्रवाई करना। इसके अलावा लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा और लचीले सुरक्षा जाल को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को मानवाधिकारों से ऊपर रखने वाले प्रवासन नीतियों को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगली सुर्खी की बात करें तो है ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है? फोर्स्ड यानी बलपूर्वक बलात्, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या कहते हैं? फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट 2022 रिपोर्ट क्या कहती है देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, कमीशन जो है, परिषद काउंसिल होगी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने द ग्लोबल टेंडर्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इसको हम UNHRC कह सकते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें। निम्नलिखित के बारे में डेटा प्रदान करती हैं। शरण चाहने वाले शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति, राष्ट्रविहीन यानी स्टेटलेस व्यक्ति, और जो अपने मूल देश या क्षेत्र से वापस लौट गए हो। इसके अलावा रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालें तो दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित यानी फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड किया गया है। इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं लोगों का उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन। सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या 2021 की तुलना में 2022 में 21% अधिक थी। यह पलायन की अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि है। जबरन विस्थापित किए गए लोगों में 30% बच्चे थे। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विश्व के 76% शरणार्थियों को शरण दी गई है। ठीक है, जबरन विस्थापित किए गए बच्चों में 30% बच्चे थे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या जो है 2021 की तुलना में 2022 में 21% ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पलायन जो है अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि यहाँ पर 2021 से 2022 के दरमियान देखी गई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 76% शरणार्थियों को शरण दी जाती हैं। ठीक है, विश्व में लगभग 4.4 मिलियन लोग राष्ट्रविहीन हैं, उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 2% अधिक हैं। ठीक, वर्ष 2022 में 6 मिलियन लोग विस्थापित लोग जो है अपने मूल देशों या क्षेत्रों से वापस लौट गए हैं। रिपोर्ट में की गई पहले मुख्य सिफारिशें देखें तो स्वेच्छा से मूल देश में वापसी यानी वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन मूल देश में वापसी, और तीसरे देश से पुनर्वास जैसे चौथे
तीसरे देश में पुनर्वास जैसे स्थायी समाधान चरणबद्ध तरीके से किए जा सकते हैं। शरणार्थियों की क्षमता का निर्माण करके मुख्य सिफारिश रिपोर्ट में की गई बताते क्या कहा गया है। एक तो शरणार्थियों की क्षमता का निर्माण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही मेज़बान देशों पर दबाव को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय समुदाय के साथ एकीकृत होकर शरणार्थी मेज़बान देशों में नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके आजीविका के बेहतर अवसर जो हैं उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बेहतर अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यानी UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR इसको कहते हैं। UNHCR जो हैं, HRC जो हैं वो अलग हैं, ये SCR हैं। UNHCR क्या है तो मानवाधिकार परिषद अलग है। ये अब हम UNHCR की बात करें तो वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 1950 में की गई थी। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? संघर्ष और उत्पीड़न के कारण मूल देशों से भागने को विवश लोगों को जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना। यह शरणार्थी और शरण संबंधी कानूनों और नीतियों के सुधार लाने और उनकी निगरानी करने के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं कि 1951 में शरणार्थी अभिशमन यानी कि समझौता हुआ और 1967 में प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित। इसके अलावा 135 देशों में कार्य करता है ये UNHCR, या जिसको भी हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। यह ग्लोबल अपील रिपोर्ट जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं UGC यानी कि इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ विनियम 2023। UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन। UGC इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेशंस 2023 नियम क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC इंस्टीट्यूट डीम्ड टू यूनिवर्सिटी विनियम 2023 जारी किए हैं। नए विनियम UGC यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन इंस्टीट्यूट डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ विनियम 2019 के स्थान पर ये 23 लाया गया है। ये विनियम विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने, उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले 2010 में विनियम अधिसूचित किए गए थे और 2016 और 2019 में संशोधित किए गए थे। 2010 वाला अधिनियम 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2023 में संशोधित किया गया है। नए विनियम के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। उससे पहले डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले आवेदन के लिए पात्रता मानदंड क्या है? डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए पात्रता मानदंड क्या है? संस्थान NAAC A ग्रेड का होना चाहिए और इससे 3 लगातार चक्रों में कम से कम 3.01 CGPA संचयी और औसत ग्रेड पॉइंट प्राप्त हुए हो। इसके अलावा संस्थान को पात्र शैक्षिक कार्यक्रमों को 2/3 लगातार 3 चक्रों में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से प्रत्यायन यानी कि एक्रीडिटेशन प्राप्त करना चाहिए। यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जिसको हम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है, उससे प्राप्त होना चाहिए प्रत्यायन यानी एक्रीडिटेशन। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष 50 रैंक में शामिल होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होना चाहिए। तो इसको हम फिर डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज़ के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और ये इसके पात्रता के लिए मानदंड हैं। ठीक है, अब इसके बिंदुओं पर नज़र डालें तो इसके विनियम की मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें अगर तो वो क्या है? पहले विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। एक से अधिक प्रायोजक संगठनों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ यानी कि डटबू का दर्जा प्राप्त करने के आवेदन कर सकते हैं। डटबू दर्जा प्राप्त संस्थान किसी भी विषय क्षेत्र में एक नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने कार्यकारी परिषद की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। जहां भी वो लागू हो वहां उन्हें संबंधित वैधानिक परिषद की अनुमति भी प्राप्त करनी चाहिए। DTBU संस्थान को अनिवार्य रूप से छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पहचान पत्र तैयार करेंगे और साथ ही
उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पहचान पत्र करेंगे और डिजिटल लॉकर जो ऐप है उस पर ये जारी करना होगा। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ DTBU के बारे में जाने तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन UGC 1956 में प्रावधान किया गया था। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो है 1956 में इसका प्रावधान किया गया है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ DTBU के बारे में जाने तो केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य संस्थान को DTBU संस्थान का दर्जा प्रदान कर सकती हैं। इस तरह का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात ऐसे संस्थान को विश्वविद्यालय समझा जाएगा, डीम्ड माना जाएगा उसको। ठीक है, अब देखें उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी कि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी कि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की इंडिया रैंकिंग देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण जारी किया है। ये रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF पर आधारित हैं। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में मानदंडों की निम्नलिखित 5 श्रेणियाँ शामिल की गई हैं। पहला, शिक्षण अधिगम और संसाधन, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसके अलावा अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अलावा स्नातक परिणाम यानी कि ग्रेजुएशन आउटकम। इसके अलावा समावेशिता और आउटरीच यानी कि इंक्लूसिविटी और आउटरीच। इसके अलावा धारणा यानी परसेप्शन। इंडिया रैंकिंग 2023 संस्करण में नया क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र नामक एक नया विषय शामिल किया गया है। इंडिया रैंकिंग में नवाचार रैंकिंग को शामिल किया गया है। पहले से इसे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA में शामिल किया गया था। आर्किटेक्चर के दायरे में विस्तार करके आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग नाम दिया गया है। समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को सर्वोच्च यानी कि IIT मद्रास को सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई है। उसके बाद में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थान आया है। ये रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा और नियोक्ता प्रतिष्ठा और फैकल्टी से संबंधित संकेतकों पर आधारित है। विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC ने विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023 जारी की है। UNODC अवैध मादक पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक प्रमुख वैश्विक संस्था है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विनियामक समर्थन प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में दुनिया भर में मादक पदार्थों का उपयोग करने वालों लोगों की संख्या 23% से बढ़कर 296 मिलियन हो गई है। पिछले एक दशक में मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या 45% से बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई है। 45% जो है बढ़ गई है और 39.5 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट में मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो वो है मादक पदार्थों से संबंधित विषमताओं और असमानताओं पर। इसके अलावा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की घटनाओं से असमानताएं और सामाजिक और आर्थिक विषमताएं प्रेरित व संचालित होती हैं। वैश्विक स्तर और दक्षिण शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों और उप आबादी के बीच विद्यमान असमानताएं मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान में अपना योगदान देती हैं। अवैध मादक पदार्थों पर आधारित अर्थव्यवस्था संघर्ष, मानवाधिकारों के हनन और पर्यावरणीय विनाश को बढ़ा रही हैं। वनों की अवैध कटाई, खनन और भूमि पर कब्जे के साथ साथ वन्य जीवों की तस्करी से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अमेज़न के वन इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा साहेल क्षेत्र में मादक पदार्थों का दुर्व्यापार गैर राज्य सशस्त्र और विद्रोही समूहों को वित्त पोषित कर रहा है। नियंत्रित दवाओं के चिकित्सकीय उपयोग को विनियमित करने में लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पर्याप्त ढांचे के अभाव में औषधीय उपयोग के लिए प्रयोग की होने वाली साइक्लेटेड ड्रग्स को अवैध मादक पदार्थ बाजारों में भेजा जा सकता है। सिंथेटिक मादक पदार्थों का बढ़ता प्रभाव, ये मेथाम्फेटामाइन, फेंटानिल और सिंथेटिक मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले अपराधी कानूनी और प्रवर्तन के संबंध में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये छठा टॉपिक भी समाप्त कर लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हम अगले टॉपिक में समझेंगे। धन्यवाद।